ब्रेस्ट कैंसर जो है ये छाती का कैंसर है। ओके। जो फीमेल्स में भी होता है और मेल्स में भी हो सकता है। और गूगल में तो यही होता है ना सर कि आप आगे से आगे एक्सटेंड को कोई ना कोई और से और चीज निकल मेरा ख्याल है बेसिक इंफॉर्मेशन उसको जरूर ले लेनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही फीमेल है। 100 टाइम फीमेल्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल। किस एज ग्रुप की जो खवातीन हैं उनमें ये ज्यादा होता है? हमारे पास प्रेगनेंसीज में ऐसी दवाइयां हैं कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो आप प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसका इलाज भी हैंड इन हैंड चला सकते हैं। मेल का ब्रेस्ट कैंसर इज मोर एग्रेसिव। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि ये सर्जरी के बाद आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, वो ठीक रहता है? पहले 2 साल कैंसर के वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं Okay. और फिर 3 से 5 साल में थोड़े कम हो जाते हैं। 5 साल के बाद बहुत कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। एक बंदा जिसके साथ एक हो और उसके बाद वो उसका ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट भी हो जाए, लेकिन उन्होंने बंदियां नहीं छड़ना सर। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई कोई के साथ मैं हसीब खान और मेरे साथ है डॉक्टर वजाहत और डॉक्टर दानियाल। हम जिस तरह आपसे बात कर रहे थे कि जी हमारा पूरा महीना जो है ये इस वक्त चल रहा है और इट इज़ रिगार्डिंग कैंसर के सिम्टम्स और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती हैं डिफरेंट कैंसर्स की, उसके ऊपर बात की जा रही है। अब हम अक्टूबर में दाखिल हो चुके हैं और अक्टूबर का महीना जो है जो कि पूरी दुनिया में जिसको मनाया जाता है और वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, उसकी अवेयरनेस के लिए, उसको हम पिंकटोबर भी बात करते हैं। तो आज ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करने के लिए दोनों डॉक्टर साहबान हमारे साथ हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम ऑन ब्रेस्ट कैंसर। इसके पहले कि मैं इन दोनों साहिबान के पास जाऊं, हमने एक और चीज़ भी डिफाइन की कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, कैंसर सर्वाइवर्स को भी हम आपके साथ उनकी भी मुलाकात करवाएं और ये आपको बता सकें कि उनकी जर्नी कैसी रही एंड हाउ दे हैव फॉट विद दिस डिजीज। तो वो भी हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे उन लोगों को भी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर दानियाल, ब्रेस्ट कैंसर असल में है क्या, मतलब कैसे इसकी डायग्नोज होती है और उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है, उससे हम स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये छाती का कैंसर है। ओके। जो फीमेल्स में भी होता है और मेल्स में भी हो सकता है। अच्छा, ये आपने बड़ी एक बात की कि मेल्स में भी है लेकिन उसकी परसेंटेज कम होगी। उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही फीमेल है। 100 टाइम फीमेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल। ठीक। मेल में 1 टाइम है, फीमेल्स में 100 टाइम है। ठीक। उसके अलावा इसके और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जैसे कि इंक्रीजिंग एज है। ठीक है। अगर एज 50-55 से बढ़ जाती है तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। ओके। फैमिली हिस्ट्री होती है, अगर किसी की माँ को, बहन को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो पेशेंट को भी हो सकता है। मतलब फीमेल में 3 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है रिस्क अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है। उसके अलावा रेडिएशन को कभी एक्सपोजर हुई हो, कभी कोई रेडिएशंस लगी हो, उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं और वो ब्रेस्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर वो हार्मोन्स ज़्यादा टाइम एक्ट करें तो रिस्क बढ़ जाता है। अब वो कब होता है कि अगर अर्ली मेनार्की है, जैसे माहवारी टाइम से पहले आ जाती है, मतलब पीरियड्स का बिल्कुल, और जब वो ख़त्म होते हैं तो वो लेट ख़त्म होते हैं, तो वो सारा पीरियड होता है जिसमें वो हार्मोन कॉन्स्टेंटली ब्रेस्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं और रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स है ब्रेस्ट कैंसर के। ओके। वैसे डॉक्टर साहब, वैसे ऑन अ लाइटर नोट अगर हम ये बात करें कि खवातीन का तो ब्रेस्ट कैंसर का एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन एक बंदा जिसके साथ एक हो और उसके बाद वो उसका ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट भी हो जाए, लेकिन उन्होंने बंदियां नहीं छड़ना सर। तो वो क्या, उसका क्या माहौल होगा सर? उसको वो जो मेल फैक्टर्स के साथ है उनको कैसे आप ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एक सर एक इंसान की पूरी मेंटल हेल्थ उसके ऊपर डेवलप हो सकती है। इसमें 2-4 इंटरेस्टिंग चीजें हैं रिगार्डिंग मेल ब्रेस्ट कैंसर, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। मेल में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस जल्दी होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेस्ट टिश्यू कम है, उतना फैटी टिश्यू नहीं है। जैसे ही कोई चीज अपीयर होगी, कोई गिल्टी आपको महसूस होगी, एक तो वो आपके सामने बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसी तरीके से क्योंकि ब्रेस्ट का टिश्यू कम है तो इसकी नेचर अग्रेसिव होती है, इसके फैलने के चांसेस और मेटास्टेटाइज करने के चांसेस फीमेल्स के जरिए की निस्बत ज्यादा है। ये फौरन चेस्ट को पे चला जाएगा, चेस्ट के मसल्स को इन्वॉल्व कर लेगा और फैल जाएगा।
तो मेल का ब्रेस्ट कैंसर इज मोर एग्रेसिव And dangerous, यस, और उसकी ट्रीटमेंट भी ज्यादा एग्रेसिव होती है। ठीक, लेकिन इनको सर अब अगर देखा जाए कि ट्रीटमेंट कैसे पता लगना चाहिए, वो हम कहते हैं कि एक हमारा एक सेल्फ चेक होता है खवातीन का, तो वो क्या सेल्फ चेक है डॉक्टर साहब? अगर हम इनको सर दोनों डॉक्टर साहबान अगर हम उनसे बता सकें तो डॉक्टर साहब पहले आप करें। सेल्फ असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और स्पेशली अक्टूबर के अंदर आप जितनी भी देखेंगे, जितनी भी कैंपेन्स रन हो रही होंगी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होगी वो सेल्फ असेसमेंट ही होगी। ठीक, कहते ये हैं कि हर फीमेल को, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ब्रेस्ट कैंसर, और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 10 में से हर एक खातून जो है वो इससे अफेक्ट हो रही है। उसमें हम यही बताते हैं कि एटलीस्ट मंथली अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खवातीन खुद करें। उसमें देखना यह है कि कोई गिल्टी तो नमूदार नहीं हो रही, ब्रेस्ट की शेप तो डिस्टॉर्ट नहीं हो रही, निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो कि एक दफा जब समझा दी जाएं और करके दिखा दी जाएं तो वो खवातीन बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लेती हैं और कर भी लेती हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक और बात भी है कि जितनी भी हमारी बहनें देख रही हैं यहाँ पे, जो खवातीन यहाँ पे बात करती हैं, वो तमाम लोगों के लिए एक आइडिया है कि आप रोज़ तो एवरीबडी इज़ चेंजिंग अपने साथ हैं, तो अगर आप अपनी सेल्फ चेक खुद कर लेंगे और आपको एक अवेयरनेस हो जाती है तो वो भी आई थिंक डॉक्टर साहब दैट कैन ऑल्सो लीड कि जी आपको जल्द उस चीज़ का पता लग जाता है, जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगी, एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वर्कअप होगा, अर्ली डायग्नोसिस के फिर उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, अर्ली डायग्नोज होगा, रिजल्ट बेहतर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत से लोग आते होंगे और जब आप उनको ये बीमारी का बताते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत एक ट्रॉमा है that a person has to go through, और उनके साथ उनकी फैमिली भी उसी ट्रॉमे से गुजर रही होती है। सो उनको आप कैसे उन चीज़ों को मिटिगेट करते हैं, उनको कम की जाती हैं, कैसे इनको डेवलप किया जाता है? देखें, कैंसर इन इटसेल्फ वो एक बिग टर्म है, एक बड़ा ख़तरनाक सा वर्ड है जो कि अगर आपने पेशेंट को बताया तो डेफिनेटली पेशेंट और फैमिली तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तकरीबन हर कैंसर की इलाज मौजूद है, क्योर है। तो अगर हम टाइम पे डायग्नोज करें, प्रॉपर वर्कअप करें तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो अगर हम आपके पास डॉक्टर साहब कोई ऐसे डॉक्टर ऐसे पेशेंट आई हों जो के बाद आपने उनको बताया हो और वो बहुत आके जिसे कहते हैं ना बीइंग स्टेडफास्ट, वो उनको पता हो कि जी ठीक है मुझे ये है, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके खड़ी हुई और उन्होंने इस डिजीज को कॉन्कर कर लिया हो? आजकल जो पेशेंट्स देखने में मिलते हैं सारे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। ठीक है, पेशेंट रिसर्च भी करके आता है, पेशेंट को पता भी है कि अच्छा एक चीज़, सॉरी, अब दोनों डॉक्टर साहबान के साथ कि ये जो रिसर्च करना है, मतलब मैं नॉर्मली हर एक देखते हैं कि अच्छा यार ये चीज़ बनी हुई है, गूगल कर लें, और गूगल क्या वो स्पेसिफिक चीज़ बता रहा होता है या नहीं बता रहा होता? ये भी अब आपको कुछ लोग हैं जो कि जन्नत से भी आगे निकल जाते हैं बताते होते हैं नहीं आपको यहाँ तक नहीं जाना, इतनी इन्फॉर्मेशन, तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही गूगल से लेकर आ रहे होते हैं। वो मरीज जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है, उसमें से उसकी आधी इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक ठीक ही होती है। ठीक है, सही तो जितना उसको पता होना चाहिए वो पता लग जाता है, फिर जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो हमारा काम है कि हम उसको करेक्ट करें कि ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चीज उसमें होता ये है कि एक इन्फॉर्मेशन तो वो ले रहा है, लेकिन उस जो इन्फॉर्मेशन उसने ली है उसको काउंटर चेक करना विद अ डॉक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि नहीं तो वो बात चलती जाएगी, वो कोई एक चीज पिक करेगा फिर उसको सर्च करेगा, फिर कोई और वर्ड मिलेगा उसको सर्च करेगा। और गूगल में तो यही होता है ना सर कि आप आगे से आगे एक्सटेंड को कोई ना कोई और से और चीज निकलती है। मेरा ख्याल है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको जरूर ले लेनी चाहिए, लेकिन वो लेने के बाद उसको सेल्फ ट्रीट करने की बजाय फौरन किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किस एज ग्रुप की जो खवातीन हैं उनमें ये ज़्यादा होता है? सर ने आपने बताया कि जी एजिंग के साथ ये ज़्यादा होता है, लेकिन अभी एज स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो कौन सी खवातीन है जिस एरिया में जिनको लगता है दे आर वल्नरेबल टू दिस डिजीज? जहां तक एज की बात है, एज जिस तरह डॉक्टर दानियाल ने बताया, एडवांसिंग एज इन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, तो आमतौर पर 40+ खवातीन में ज्यादा होता है, लेकिन आजकल यंग खवातीन 20 ईयर्स ऑफ एज ये भी एक पेशेंट्स हमें मिलते हैं। और दूसरी एक और बहुत चीज जिस पे अभी हम थोड़ी सी डिस्कशन चाहेंगे डॉक्टर दानियाल से, प्रेगनेंसी के अंदर भी हो रहा है। ओके,
अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये जो एज ग्रुप है, आप 20 से 30 के दरमियान में आप देखें कि दे मोस्टली यंग वुमेन और जिनकी कब अब शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, और उसके बाद फिर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की प्रेगनेंसी की, तो इसमें कैसी चीज़ें डेवलप होती हैं और उनको कैसे अपना चेकअप करना चाहिए और कैसे अपने आप को देखना चाहिए और किस तरीके से अवेयर होना चाहिए कि यार ये चीज़ उनको हुई है कि नहीं? देखिए, रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो भी हमने पहले जी डिस्कस बिल्कुल हो चुके हैं। कि पेशेंट की अगर फैमिली में किसी को हाँ। कैंसर है तो चांसेस हैं कि इनमें भी हो जाए। इसके अलावा कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, बहुत सी जीन्स होती हैं जिनमें म्यूटेशन होती हैं, पेशेंट में अर्ली ब्रेस्ट कैंसर आ ठीक है। जाते हैं। तो बेस्ट इसका तरीका यही है कि फीमेल को अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से करनी चाहिए। जहाँ पे लगे आगे फिर डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। ठीक, सही। लेकिन आप इनमें से कोई खाने पीने की चीज़ों का भी सर कोई होता है? यदि कोई कुछ खाना पीना हो या कोई हो, क्यों सर? नो, ब्रेस्ट कैंसर में डाइट का कुछ ज़्यादा वो नहीं है, दिस इज मोर ऑफ हेरिडिटरी, और या इनके साथ यही है जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनके हार्मोन मुताबिक। रिलेटेड एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, और हम अभी जो प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसमें कैसे आपको वो चीजें नजर उसके आती हैं? अंदर सिम्टम्स वही होते जी, ठीक है। हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब विद मॉडर्न सेट ऑफ ट्रीटमेंट, पहले नॉर्मली आप सोचें कि अगर किसी को प्रेगनेंसी में खुदा ना Oh, खास्ता yes. कैंसर डायग्नोज हो गया तो वो है, बच्चे के ऊपर भी होता है। एग्जैक्टली, तो फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं। लेकिन अब विद एडवांस टेक्नोलॉजी और जितनी लेटेस्ट मेडिकेशंस हैं, अब ये दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं। ठीक। हमारे पास प्रेगनेंसीज में ऐसी दवाइयां हैं कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो आप प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसका इलाज भी हैंड इन हैंड चला सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी मेडिकेशंस हैं जो किन चीज़ों इसको हम कवर कर सकते हैं, या ये इसका क्या इलाज का तरीका क्या होता है? देखिए, इसका इलाज का तो सबसे पहला स्टेप यही है कि डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहले बात करते हैं जी, कि जी। इसके लिए हम करते हैं सुई वाला टेस्ट करते हैं जिसको हम ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, हमने वो वर्ड अगेन बोलिएगा। ट्रू कट बायोप्सी। True cut इसको अक्सर जो हमारी खवातीन है उनको पता होता है कि ये सुई वाला टेस्ट होता है। एक सिरिंज के जरिए हम थोड़ा सा सैंपल लेके और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं कि इसमें है क्या। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि अगर बगल में कोई गिल्टी है तो उस गिल्टी का भी हमें टेस्ट करना होता है कि क्या कैंसर वहाँ तक फैला है कि नहीं फैला है। मैमोग्राम करने होते हैं, अल्ट्रासाउंड करना होता है, सीटी स्कैन करना होता है चेस्ट एब्डोमेन का, देखने के लिए कि ये लिमिटेड ही है या ज़्यादा स्प्रेड हुआ हुआ। ठीक। उसके बाद फिर हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम डॉक्टर्स बैठते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपी वाले, रेडियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स होते हैं। तो हम फिर ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है और उस कैंसर को मद्देनज़र रखते हुए कि ये किस किस्म का कैंसर है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जिसमें एक खाली गिल्टी को भी हम निकाल सकते हैं और पूरी छाती का भी हटाना बाज़ दफ़ा ज़रूरी होता है। उसके अलावा बगल में जो गिल्टियाँ हैं बाज़ दफ़ा वो भी निकालनी होती हैं और बाज़ दफ़ा उनका छोटा सा टेस्ट करना होता है देखने के लिए। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा में गिल्टी तो निकल गई तो दैट्स ओके, ठीक है, आपका ब्रेस्ट उसी तरह ही रहा। लेकिन अगर ब्रेस्ट रिमूव होता है तो उसके बाद जो माइंडसेट आता है या जो मेंटल ट्रॉमा होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? मतलब दे आर ओके विद ऑल दोज थिंग्स देयर, उसके साथ कैसे? डिपेंड्स के पेशेंट क्या चाहता है सर्जरी के बाद, किस टाइप की सर्जरी होनी है। नहीं, मोस्टली अगर वो समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि जी द ब्रेस्ट नीड्स टू बी रिमूव, तो उसको बताना या उनको वो चीज़ समझाना और उसके बाद उनके दिमाग के साथ के सर आइडिया आप एक देयर इज वन ऑर्गन दैट इज नॉट विद यू नाउ, तो उसको भी सर एक वो ट्रॉमा ही एक बिल्कुल ट्रॉमा तो डेफिनेटली होता है, लेकिन हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव भी कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हम रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ सर्जरी के इमीडिएटली बात कर लेते हैं, कुछ टाइम बात करते हैं। तो हम वो ऑप्शंस भी पेशेंट को बताते हैं ताकि पेशेंट को पता हो कि अगर हम उसकी पूरी छाती हटा देंगे तो छाती हम बना भी सकते हैं। ठीक है, या तो उसमें इम्प्लांट डाल के और या बॉडी का अपना ही कोई टिश्यू लेके हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इम्प्लांट से ज़हन में आता है कि हम जिस तरह बात करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज की, तो इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी भी हो सकती है उसके बाद, तो उसमें उसकी कोई इम्प्लीकेशंस तो नहीं है? बिल्कुल, वो डिपेंड करता है पूरी ट्रीटमेंट प्लान पे कि ट्रीटमेंट किस तरह की है। अगर ट्रीटमेंट में पेशेंट को सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है तो बाज़ दफ़ा हम डिलेड रिकंस्ट्रक्शन का कहते हैं कि हम रिकंस्ट्रक्शन कुछ टाइम बात करेंगे, और अगर रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है तो हम इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ठीक। बाज़ दफ़ा मरीज़ चाहते हैं कि बेशक रेडियोथेरेपी हो लेकिन रिकंस्ट्रक्शन पहले हो, तो उसमें हम सिलिकॉन इम्प्लांट वगैरह या
एक्सपेंडर्स डाल के कुछ टाइम पेशेंट को देते हैं, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। डॉक्टर हसीब साहब, ये एक नहीं, आपने डॉक्टर का मुझे अच्छा लगा सर। आज हम एक डॉक्टर वाला आइडेंटिटी करके ठीक है। एक पूरी फील्ड अब नई डेवलप हुई है जिसको हम ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। ठीक है। और उसका मेन फोकस ही ये है कि जब आपने ब्रेस्ट सर्जरी की और उसके बाद जो आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन आई ब्रेस्ट के अंदर, या आपने उसको पूरा निकाल दिया, तो उसको आपने रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। जिस तरह डॉक्टर दानियाल ने बात की एमडीटी, तो जब एमडीटी के अंदर ये चीज़ डिसाइड होती है तो ये उसमें ही हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं यस कि इसकी रिकंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे करनी है, किस टाइप की रिकंस्ट्रक्शन करनी है, इमीडिएट करनी है या डिलेट करनी है। तो अब वो जो एक आप कह लें कि ट्रॉमा हुआ करता था, किसी हद तक उसका मदावा हो चुका है कि अब रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। सर जी, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द लेडीज देयर कि अगर आप ये लगता है कि हम उस ट्रॉमे से बच सकते हैं और ये चीज़ें भी जो डॉक्टर साहिबान ने बताई वो हो सकती हैं, तो आई थिंक कि दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि ये सर्जरी के बाद आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, वो ठीक रहता है, उसी तरह ही होता है, या उसमें भी कोई प्रिकॉशंस आ जाती हैं, या उस तरह क्या होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए और वो उसी तरह ही होता है। अगर कॉस्मेटिकली कोई इश्यूज हैं तो उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन वो कुछ जैसे बताया। ओके, एक और मिसकंसेप्शन है, दोनों डॉक्टर साहब का टेक लूंगा इस पे, वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, या करवाने ना करवाने से। मेरा ख्याल है बहुत दफा ये हुआ कि जी वो नहीं करवाया जा रहा तो इसकी वजह से ये हो गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, आप किसी एक चीज को सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, लेकिन एक मिसकंसेप्शन एग्जैक्टली बहुत सारा लिटरेचर ऐसा है, ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें वो लोग कहते हैं कि मदर फीड अगर करवाया जाए या ब्रेस्ट फीड करवाया जाए तो इसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, मतलब ये किसी हद तक कैंसर से बचाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन वही जिस तरह डॉक्टर दानियाल ने बात की कि आपको चीजों को एक बहुत वाइड एंगल से देखने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी एक खातून को कैंसर हो गया और उसने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया तो उसकी कॉज वही है, लेकिन ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग का एक प्रोटेक्टिव एक्शन ऑन कैंसर जरूर देखा गया। ठीक। अरे डॉक्टर साहब, अब इसके बाद जब ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जी टेक्स 5 years के जी फॉलोअप जो हो रहा होता है, तो वो फॉलोअप के साथ मरीज को कितना तक डॉक्टर्स के साथ होना चाहिए और उसको कैसे देखना चाहिए? ठीक है, मेरे ख्याल से कि फॉलोअप से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे पेशेंट्स को पता लगे कि ये ट्रीटमेंट जस्ट सर्जरी नहीं है, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। डॉक्टर वजाहत भी इस पे डेफिनेटली बताएंगे कि इसमें कीमोथेरेपी का रोल भी है और रेडिएशन का भी। अच्छा, हाँ, ये जो प्रोसेस है, अब उसका प्रोसेस क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो इसमें डिपेंड करता है कैंसर के टाइप पे, कैंसर के साइज पे, कि हमें कीमोथेरेपी पेशेंट को पहले देनी है कि नहीं देनी है, जिसको हम न्यूअडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। ठीक है। बस वो बहुत बड़े कैंसर होते हैं जिसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, हम निकालने से पहले उसको डाउन स्टेज कहते हैं कि हम उसका साइज छोटा कर लें। तो इस कंडीशन में हमें फिर पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी होती है। कीमोथेरेपी जब ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन के बाद भी बाज़ दफ़ा कीमोथेरेपी लगती है पूरे कैंसर की बायोलॉजी। अच्छा सर, एक और चीज़, कीमोथेरेपी की जो सबसे बड़ी जो एक डाउन साइड है वो है बालों का गिरना। और मैंने बहुत से एक्ट्रेसेस को भी देखा है, बहुत लोगों के साथ भी ये हुआ है कि जब बाल गिर जाते हैं तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। तो उस वक्त क्या आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने पेशेंट्स को, और उनको क्या कहा जाता है कि ये बाल वापस आ जाते हैं और ठीक हो जाता है काम? बिल्कुल, ये जो बालों का झड़ना होता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एक टेम्परेरी प्रोसेस ठीक है, जो कि जैसी कीमोथेरेपी स्टॉप होती है दोबारा से निकलने लग जाते हैं। ठीक। तो और कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब, कितने अरसे के बाद ये चीज़ बाल निकलना शुरू हो जाता है? अब डेफिनेटली जिसमें लंबे बाल होते हैं उसको तो होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, काफ़ी मंथ्स। लेकिन ये है कि जिस तरह आप अपना हेड कवर करते हैं तो कवर करने के साथ वो चीज़ पता भी नहीं लगती। फीमेल से वैसे स्कार्फ लिए होते हैं उन्होंने, तो वो आप उसको अच्छी तरह से छुपा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं लग सकता। ठीक। एक और चीज़, जिस तरह आपने कहा कि किस तरह मोटिवेट करते हैं, देखें एक चीज़ बड़ी क्लियरली हमें भी बतानी चाहिए पेशेंट्स को, और पेशेंट्स को भी हम कोशिश करते हैं कि वो अंडरस्टैंड करें कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द कैंसर, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंट का कैंसर फ्री होना। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें
कीमोथेरेपी के जितने साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे टेम्परेरी हैं। ठीक है, और वो सारे रिवर्सेबल हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप कैंसर फ्री नहीं होते उन टेम्परेरी छोटे छोटे ग्लिचेस की वजह से, तो वो उसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो ये चीज हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं। अब अवेयरनेस का ये लेवल है कि अब लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है। ठीक, अब सर कमिंग अप टू फॉलो अप। जब फॉलोअप ऐसे होता है कि हम पेशेंट को 5 इयर्स के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें फॉलो हम सर्जन्स भी करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट भी करते हैं, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। जो इस फॉलोअप में ये होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि 3 to 6 मंथली उसने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशंस करनी है और हम एनुअल इसमें मेमोग्राम्स करवाते हैं। ठीक है, मेमोग्राम होता है, एक्सरे होता है जो कि छाती का होता है। तो उस एक्सरे पे अगर हमें कोई सस्पिशियस चीज़ मिलती है तो हम फिर पेशेंट का दोबारा से वर्कअप स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले 2 साल कैंसर के वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर 3 से 5 साल में थोड़े कम हो जाते हैं। 5 साल के बाद बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए हम फॉलो 5 इयर्स के लिए रखते हैं। और इन 5 सालों में पेशेंट को हमने हार्मोनल थेरेपी भी देनी होती है, क्योंकि ये डेफिनेटली हार्मोन से इसका एसोसिएशन है, तो हमने हार्मोनल थेरेपी भी पेशेंट को देनी होती है। बाज़ दफ़ा टारगेटेड थेरेपीज़ भी हमें देनी होती हैं और हार्मोनल थेरेपी 5 साल के लिए चलती है। ठीक, एक सारा जो आप समझ लेंगे टेक होम मैसेज अगर इसमें हम कहें तो क्लोज फॉलोअप और जो आपका ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस हुआ है उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। बेसिकली अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें ये जो 2 चीज़ें हैं, फॉलोअप और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू द ट्रीटमेंट प्लान, दीज आर की टू सक्सेस। अगर ये चीज़ें विजिलेंटली फॉलो हों तो ब्रेस्ट कैंसर अब बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो रहा है। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक था दैट वाज ऑन ब्रेस्ट कैंसर, और हम इसके साथ ही हम नेक्स्ट अपने एपिसोड में आपके साथ एक जो सर्वाइवर हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर उनकी भी आपके साथ मुलाकात करवाएंगे, ताकि आपको इन चीज़ का अंदाज़ा हो कि वो उनकी जर्नी क्या थी और हाउ शी हैज़ फॉट विद दिस कैंसर। सो आपको जो इसकी कॉजेज़ हैं वो भी हमने आपकी खिदमत में पेश की, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी बता दिया गया और उसके फॉलोअप के ऊपर भी हमने आप को बताया कि एक तो आपका जो टेक होम है वो सबसे पहले तो आपका सिर्फ चेकअप्स है नॉर्मली, और उसके बाद दूसरी जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है उसके ऊपर रहना और उसके मुताबिक चलना, यही ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसके बाद अपनी जो आम रूटीन में आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं उसमें आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दानियाल, थैंक यू डॉक्टर वजाहत, और हमें सर्जन कोई के सेट से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।